सो हे गाइस, दिस इज वैभव। आज जो स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूं उसको मैंने खुद अप्लाई किया अपने नीट एग्जाम में और उसमें 710 स्कोर करते हुए ऑल इंडिया रैंक 59 सिक्योर की। साथ ही पूरा पेपर कर लेने के बाद भी मेरे पास 40 मिनट बच रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। सो क्या है वो सुनने से पहले अगर मैं बस तुम्हें ऐसे बता दूंगा और तुम ऐसे सुन लोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें उसको अप्लाई करना पड़ेगा और उसके लिए कमेंट में जाके जल्दी से लिखो कि मैं इस स्ट्रेटेजी को पक्का से अपने नेक्स्ट एग्जाम में लगाने वाला हूं। और फिर जैसे ही उसका रिजल्ट आए एडिट करके तुम लिखना कि तुम्हारे मार्क्स में कितना इंप्रूवमेंट आया इस स्ट्रेटेजी से। तो एक एक करके देखेंगे कि किस तरह का तुम्हें अपने आसपास एनवायरनमेंट रखना है, फिर देखेंगे कि किस तरह से तुम्हें पेपर को असलियत में अटेम्प्ट करना है और फिर देखेंगे ओएमआर को किस तरह से फिल करना है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं एनवायरनमेंट की। तो यार तुम्हें नहीं पता है कि तुम जिस सेंटर पे जाने वाले हो वहां पे किस तरह का माहौल रहेगा, पंखे ठीक होंगे कि नहीं होंगे, लाइट किस तरह की रहेगी, प्रॉपर हाइजीन होगा कि नहीं होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहां पे तुम्हारे ऊपर इतना एंजाइटी, इतना स्ट्रेस रहेगा। तो उस टाइम पे किस तरह से अपने आप को काम रखना है उसकी तैयारी तुम्हें अभी से करनी होगी अपने टेस्ट देते वक्त। तो क्या करो ना, जब भी तुम टेस्ट देने बैठो, अभी तो जैसे ठंड है, जैसे थोड़ी थोड़ी धीरे गर्मी आने लगेगी तो उसमें भी ना अपना फैन ऑफ करके टेस्ट देना, ताकि मैं यूज टू रह सकूं बिना पंखे के भी एग्जाम देने में। ट्राई करना कि तुम जो अपने एग्जाम के 2.5-3 घंटे हैं उसमें तुम पानी पीने और टॉयलेट करने भी जितना कम हो सके उतना कम जाओ। मैं ट्राई करता था एक बार भी मैं नहीं जाऊं, ताकि उस बीच मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक ना हो और टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए पेपर देने से पहले एक बारी टॉयलेट जाके आ जाओ। इसके अलावा तुम्हें जाके लाइब्रेरी में बैठ के टेस्ट नहीं देना है, बिल्कुल शांत माहौल में। थोड़ा सा अपने आसपास का माहौल इस तरह का रखो जैसा नॉर्मली तुम्हारे एग्जाम हॉल में होने वाला है। थोड़ा सा नॉइसी होगा, हो सकता है इन्विजिलेटर आके तुमसे थोड़ी बहुत बीच में बात भी करने लगे, तो उस तरह का माहौल रखना है। जैसे घर में पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आइसोलेट होके जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस रूम में थोड़ी बहुत आवाजें आती हो उस जगह जाके टेस्ट दो जानबूझकर। और अगर खुद से टेस्ट दे रहे हो तो टाइम बाउंड देना, ताकि तुम उस एंजाइटी, उस स्ट्रेस को झेल पाओ जो तुम्हें उस एग्जाम हॉल में मिलने वाला है कम टाइम होने के कारण से। और एक इंपॉर्टेंट थिंग, इसको अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लो कि तुम्हें 3 घंटे का अगर तुम्हारा टाइम मिला है तो तुम्हें किसी भी तरह से 2.5 घंटे में पेपर को कंप्लीट करना ही है, एंड विथ ओएमआर फिलिंग। जब तुम 2.5 घंटे का टारगेट लोगे, हो सकता है तुम्हारा 2:40 2:45 तक तुम्हारा खत्म हो, और फिर जो तुम्हें टाइम मिलेगा उसमें तुम रीचेक कर सकते हो और उसी में सबसे ज्यादा तुम अपनी सिली मिस्टेक्स बचा पाओगे। बट ओएमआर तो फिल कर दी है, फिर सिली मिस्टेक्स बचाने का कैसा फायदा, वो चीज अभी तुम थोड़ी देर में समझ जाओगे। बट ऑलवेज ट्राई कि तुम 2.5 घंटे के अंदर ही अपना पेपर कंप्लीट कर लो। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी मेन पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी पे। देखो, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी ना बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है, बिकॉज ये डायरेक्टली लिंक्ड है कि तुम्हारे नीट एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे उससे। लेकिन इससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सही तरह के टेस्ट पेपर चुनना। काफी टेस्ट सीरीज तुम्हें एनसीईआरटी से बाहर का पूछ लेती है, कुछ का लेवल ही इतना नीचे है कि उनको सॉल्व करके तुम्हारे नीट के एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। कुछ के इतने टफ क्वेश्चंस रहते हैं कि भाई तुम उनको सॉल्व तो कर लोगे लेकिन 3 घंटे का पेपर तुम 5 घंटे में सॉल्व कर पाओगे। तो इसके लिए जब भी तुम टेस्ट पेपर चुनो, पहले देख लो कि तुम यार वो कहां से ले रहे हो और उसके क्वेश्चंस नीट बेस्ड हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं कि नहीं। ऐसे में मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहूंगा, तुम दिशा पब्लिकेशन की जो मिशन नीट पॉसिबल सीरीज है उसको परचेस कर सकते हो। इसमें तुम्हें टोटल 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे जिनमें बिल्कुल नीट के रिलेटेड तुम्हारा पेपर का लेवल डिजाइन किया गया है। साथ में ये ओएमआर शीट्स मिलेंगी तुम्हें, जिसपे जो मैं आगे अभी तुम्हें स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो तुम अप्लाई कर सकते हो। साथ में ही इसकी जो सॉल्यूशन बुकलेट है वो तुम्हें मिल जाएगी। इसके बाद एक ये रैंक प्रिडिक्टर शीट तुम्हें मिलेगी और साथ ही में एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तुम्हें ये बुक मिलेगी जिसको तुम अपने एग्जाम्स में फॉलो कर सकते हो। और जब तुम इसके पेपर सॉल्व करने लगोगे तुम देखोगे कि इसमें हर एक क्वेश्चन के बाद ये भी बताया हुआ है कि ये एनसीईआरटी की किस जगह से लिया हुआ है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए तुम पूरा स्ट्रेस फ्री रह सकते हो कि भाई ये एनसीईआरटी बेस्ड ही है और इसके सारे मॉक टेस्ट फुल सिलेबस बेस्ड हैं। सो मुझे पर्सनली ये टेस्ट सीरीज काफी अच्छी लगी, लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यार मैं 2 फेज स्ट्रेटेजी यूज करता था, आओ देखते हैं क्या ये। मैं सबसे पहले जाके बायो अटेम्प्ट करता था, उसको 30-35 मिनट देता था। फिर मैं केमिस्ट्री पे जाता था जिसको मैं 40-45 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करता था। एंड एट लास्ट फिजिक्स के लिए मैं 50-55 मिनट देता था, कभी कभार 1 घंटा भी हो जाता था। अब ये जो फर्स्ट राउंड है ना, मैं इसमें क्या करता था कि जो जो क्वेश्चन मेरे को आ रहे हैं मैं उनको सॉल्व करता था, उनको अपने ओएमआर पे फिल कर देता था। किस तरह से फिल करता था वो तुम थोड़ी देर में भी समझ जाओगे, बट अभी के लिए इतना ध्यान रखो, मैं ओएमआर पे फिल कर देता था। बाकी जिन क्वेश्चन पे मुझे डाउट आता था या जिनमें कैलकुलेशन बहुत बड़ी लग रही थी उनको मैं वहीं पे छोड़ के आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाता था। इस तरह से जैसे ही मेरा
फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। जो मेरे बचे हुए क्वेश्चंस होते थे उन पे मैं सर्कल मार्क कर देता था और फिर जाके उनको सॉल्व करता था। अब उनको भी सॉल्व करके जो मेरा आंसर आया उसको मैं मार्क कर देता था एंड देन फिर आता था मेरा लास्ट स्टेप जो कि था OMR फिलिंग। अब तुम सोच रहे होगे कि यार OMR फिलिंग तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो देखो मैं क्या करता था ना, मैं जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहा हूं उसके साथ साथ ही जो भी मुझे करेक्ट आंसर लगा, जो भी मेरा प्रोबेबल आंसर है, मैं उस पे क्या कर देता था, उस पे जाके बस स्लैश कर देता था, एक बिल्कुल हल्का सा स्लैश कर देता था और फिर आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाता था। फिर उस पे भी जो आंसर आया उस पे स्लैश करके इस तरह से मैं करता जाता था। जो क्वेश्चन मुझे नहीं बना उसको मैं वैसा ही बिल्कुल छोड़ देता था। देन जब मेरे ये दोनों ही राउंड हो गए, अब मैं OMR फिल करने जा रहा हूं, तब मैं क्या करता था, बस एक बार रीचेक कर लेता था कि जो भी मैंने कैलकुलेशन किया वो सही है ना, जो मेरा आंसर है वो सही है ना, कहीं नॉट वॉट मैंने एक्सक्लूड वगैरह तो मिस नहीं कर दिया। उसके बाद जो वो स्लैश था उसको मैं पूरा पूरा सर्कल बना देता था और अपना आंसर फाइनल कर देता था। अब इसी बीच अगर मुझे लगता कि यार नहीं यार मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, कहीं नॉट मैंने देखा ही नहीं था, कहीं एक्सक्लूड को मैंने पढ़ा ही नहीं था और उससे मेरा आंसर चेंज हो रहा है, तो एक बात अच्छी है कि जो ये स्लैश है वो मशीन में डिटेक्ट नहीं होता है और इसका मेरे पास प्रूफ है कि बिकॉज मैंने अपने नीट के एग्जाम में भी ये चीज की थी और जो मेरा वो स्लैश था वो काउंट नहीं हुआ था। बट एक चीज ध्यान रखना, बहुत ज्यादा डार्क मत करना, हल्का सा बिल्कुल स्लैश बनाना, ठीक है। तो इससे ये फायदा रहता है कि तुम जो वो नंबरिंग वाली मिस्टेक होती है ना कि यार 15 का आंसर 16 में कर दिया, फिर उसके बाद वाले जो भी सारे आंसर हुए वो गलत ही गलत हो रहे जा रहे हैं, वो चीज नहीं होती है। और साथ ही साथ जब तुम रीचेक करो और तुम्हारा आंसर कुछ अलग आता है तो तुम उसको भी ठीक कर सकते हो। अब इसमें एक जगह मैं तुम्हें बिल्कुल खुली छूट देता हूं, वो है कि हो सकता है कुछ लोग फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करते हैं, केमिस्ट्री बाद में और बायो उसके बाद में करते हैं, तो वो चीज तुम चेंज कर सकते हो। बाकी तुम चीजें सेम रख के एक बारी इसको अप्लाई करके देखो और फिर मुझे बताना तुम्हारा कैसा रेस्पॉन्स रहा। बाकी पेपर किस तरह से एनालाइज करना होता है इस पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज वैभव गोलानी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।